नाउ वी आर गोइंग टू कवर अवर न्यू टॉपिक दैट इज कोकोलिथोफोर्स। ठीक है, तो काफ़ी आसान टॉपिक है और मैक्सिमम चीज़ इसमें जो है वो याद करने वाली हैं। ठीक है, तो कोकोलिथोफोर्स जो है वो नैनो प्लैंकटन फिर कैलकेरियस नैनो प्लैंकटन की एग्जांपल है, और दूसरे एग्जांपल कह सकते हैं कि डिस्कोस्टर है। ये नैनो में आ गए तो मतलब क्या हो गया, इसका साइज क्या हो गया, कम हो गया। नैनो ऑटोमेटिकली 10⁻⁻⁶ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली साइज तो क्या होगा इसका, छोटा होगा। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, कोकोलिथोफोर्स एंड डिस्कोस्टर इसकी एग्जांपल है। साइज क्या होगा, 63 माइक्रोमीटर से भी कम है इन डायमीटर। और है क्या ये, नैनो प्लैंकटन। प्लैंकटन माने जो प्लांट नहीं कह सकते इसको, फ्री फ्लोटिंग बॉडीज होती हैं ओशन के अंदर, उनको हम प्लैंकटन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रोफ्स होती है ये, मतलब जो खाना अपना खुद बनाती हैं, एंड बिलोंग टू द हैप्लोफाइटा डिवीजन, जो कि यूनिसेलुलर एल्गी है, जिसका साइज 20 माइक्रो से भी कम है। अगर हम इसके टेस्ट की बात करें, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, कोकोलिथोफोर्स का जो टेस्ट होता है उसको हम बोलते हैं कोकोस्फेयर, और इसके अंदर कुछ टाइनी प्लेट्स देखने को मिलती है जो कि कैल्शियम की होती हैं, कैलकेरियस प्लेट्स होती हैं, जिसको हम बोलते हैं कोकोलिथ। कोकोलिथ काफी हार्ड प्लेट्स होती हैं इसकी, जो कि मतलब शायद इसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। इसकी हम फंक्शंस को आगे डिस्कस करेंगे, जो कि मतलब उसको बाहर के डेंजर से या खुद की मतलब सेफ्टी रखने के लिए इसको बचाती हैं, हेल्प करती हैं। और इसके अगर हम स्पेसिफिक एग्जांपल की बात करें कोकोलिथोफोर की, वो क्या है, एमिलियाना हक्सली। इसको रट लो, अच्छे एग्जांपल है, फेमस एग्जांपल है, वेल नोन एक्सटेंसिवली स्टडीड लिविंग कोकोलिथोफोर की एग्जांपल क्या होगी हमारी, एमिलियाना हक्सली, हक्सली साहब। ठीक है, कुछ भी कह लो उसको, जो कि वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है पिलेजिक और नियर सी शोर। सी शोर मतलब कि किनारे पे कह सकते हैं, पिलेजिक मतलब ओपन ओशन कह सकते हैं, मतलब ओशन का जो ऊपर वाला रीजन होता है वहां पे देखने को मिल सकते हैं हमें, ओशन के मतलब पास में ही। एंड तो हम फोटो से इसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये हमारे पास है पिलेजिक सेडिमेंट, क्या होते हैं, जो देखो फोर्टिक जोन से ऊपर वाला ओशन का पार्ट में है, ये नहीं कि ओशन से बाहर है। तो पिलेजिक हमारा ये जोन हो गया ऊपर। उसके बाद नेरेटिक एंड देन बेथिल, एबिसल, हेडल, ये फर्दर इसकी टाइप्स हैं। और ये डायग्राम भी आप एक बारी रट लो, काम आता है उसके अंदर, आईआईटी जैम के अंदर। ठीक है, काफ़ी अच्छा एग्जांपल है। फोर्टिक जोन कहाँ तक होती है, थोड़ा बहुत मीजो पिलेजिक इसकी फर्दर टाइप्स है ना, ये पिलेजिक की। तो हमारे पास क्या हो गया, पिलेजिक की 3 टाइप्स हैं बेसिकली, एपिपिलेजिक, मीजोपिलेजिक, यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है वो। ठीक है, एंड बैक टू टॉपिक, जो इसकी क्या है, अबंडेंस बहुत ज़्यादा है। और दूसरी बात क्या है कि ये ट्रॉपिकल टू हायर लैटिट्यूड, मतलब क्या हो गया, ट्रॉपिकल मतलब इक्वेटोरियल रीजन हो गया, हायर लैटिट्यूड पोल तक मतलब हर जगह पे मिलता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये अबंडेंट है। अगर ये अबंडेंस है इसकी बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमें हर जगह मिलेगा। इसकी कहीं ना कहीं हर जगह पे हमें डिपॉजिट्स देखने को मिलेंगे, और उन्हीं डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं कैलकेरियस ऊज। ऊज का मतलब डिपॉजिट्स हो गया बेसिकली, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट, जो हमारे पास नैनो प्लैंकटन ऊजेस हैं वो ज़्यादा डेप्थ तक मिलती हैं। जितना ज़्यादा कोई चीज़ डेप्थ पे होगी ना, उतना वो क्या होगा, डिसॉल्व होने से रेजिस्टेंस होगा। सीसीडी के आसपास जाना तो बहुत बड़ी बात होती है। सीसीडी माने कार्बोनेट कंपेंसेशन डेप्थ या फिर कैल्साइट कंपेंसेशन डेप्थ, ये समझ लेते हैं। तो जो सीसीडी वो डेप्थ होती है जहाँ पे रेट ऑफ अकमलेशन ऑफ कैल्साइट इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉल्वेशन या फिर सॉल्वेशन, जहाँ पे मतलब जितना कैल्साइट बना उतना ही डिसॉल्व हो गया। मतलब नेट प्रॉफिट क्या है, कुछ भी नहीं है, जितना कमाया उतना खर्च कर दिया। लेकिन सीसीडी के नीचे इतनी एक्सट्रीम कंडीशन हो जाती है कि वो किसी को नहीं बख्शती, कोई नहीं बचेगा। इसका मतलब क्या होगा, जो नीचे वाला पोर्शन होगा वहां पे क्या कह सकते हैं हम लोग, नो कैल्साइट प्रिजर्व्ड। ठीक है, अगर कोई कैल्साइट प्रिजर्व नहीं होगा, इसका मतलब क्या हो गया, सारा का सारा डिसॉल्व हो जाएगा, सब मर मिट जाएगा कह सकते हैं। ठीक है, सिर्फ इसके ऊपर के रीजन के अंदर यहाँ पे कुछ ना कुछ अकमलेशन मतलब ये इकट्ठा हो सकता है, इसके नीचे नहीं होगा। ये हम सीसीडी का कॉन्सेप्ट समझ गए। डायग्राम, तो डायग्रामेटिकली देखें तो जो कोकोलिथोफोर का डायग्राम है उसमें हम देख सकते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल टाइप कुछ ऑर्गेनेलीज को अंदर होल्ड करके रखे होते हैं, मतलब जो सॉरी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ऑर्गेनेली तो ये है।
माइटोकॉन्ड्रिया जो कि पावर हाउस होता है, न्यूक्लियस होता है, साथ में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर एनवलप होता है। न्यूक्लियस के जो सराउंडिंग होती है उसको हम बोल देते हैं न्यूक्लियर एनवलप, ठीक है। जैसे हमारे पूरे के पूरे सेल का जो होता है सेल वॉल होती है या फिर सिंपल जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ओके। और कोकोलिथ एंड रेटिकुलर बॉडी, गोल्जी एपरेटस जो एक प्रॉपर सेल के जो होते हैं, हम इसको देख सकते हैं। देन अगर हम बात करें कि ये आए कब, है ना, तो ये लेट ट्राइसिक या फिर कह सकते हैं कि सबसे अच्छे देखने को मिले हमें जुरासिक के अंदर। तो ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, ठीक है, ये हमारे किसके अंदर आते हैं, मीजोजोइक के अंदर आते हैं। इसका मतलब कह सकते हैं कि मीजोजोइक के अंदर अगर हमें कंफर्म करना है कि कोई है मीजोजोइक का, तो हम सबसे अच्छा किसको चूज करेंगे, कोकोलिथोफोर्स को, क्योंकि ये सीधा हमें डायरेक्टली दिखा रहे हैं। एंड अगर हम बात करें कि क्या सीनोजोइक से भी इसका कॉन्टेक्ट है, अगर आपको पीरियोडिक टेबल थोड़ा बहुत हाँ याद है आपको, तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे देखो मीजोजोइक देन सीनोजोइक, ठीक है। मीजोजोइक के अंदर हमारे पास आ जाता है ट्राइसिक, इसमें लिखा नहीं हुआ सॉरी, आई थिंक ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस, ओके। इसने फर्दर डिवीजन करके यहाँ पे, तो जो मीजोजोइक के अंदर आता है हमारे पास ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस होता है। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है सीनोजोइक के अंदर, पेलियोजिन, नियोजिन, जो इसकी फर्दर टाइप्स हैं उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। मैंने सिर्फ आपको आइडिया दिया कि मीजोजोइक के बाद क्या होता है सीनोजोइक, तो उसके अंदर ये कंट्रीब्यूट करता है। देन क्या सीनोजोइक के अंदर भी देखने को मिल रहा है, अरे हाँ भाई, मीजोजोइक के अंदर, हाँ भाई, इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों तरफ ये हमें हेल्प करने वाला है। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है किसी रोग को कि वो कितनी पुरानी है, अगर हमें यहाँ पे कोकोलिथोफोर मिल रहा है तो कंफर्म हो गया, ठीक है। तो अच्छा गुड फॉसिल है ये फॉर एज डिटर्मिनेशन, ठीक है, बहुत अच्छी बात होगी। और इतना जो एक इसका दूसरा हमने ऊपर स्टार्टिंग में पढ़ा था सेकंड एग्जांपल, जो कि डिस्कोस्टस है, जो कि कोकोलिथोफोर से लार्जर इन साइज है, लार्जर इन साइज है। इट मीन्स, तो हम इसको जो इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स हैं इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ये गुड माइक्रोफॉसिल्स हैं। और अगर कोकोलिथ की बात करें, उसका साइज क्या है, छोटा है, इसका साइज क्या है, छोटा है, तो उसको हाई पावर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप या फिर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप से हम इसको देखेंगे तो हमें प्रॉपर दिखेगा ये। और ये ज़्यादा पॉपुलर इसलिए क्योंकि इसकी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वजह से हम इसको देख पा रहे हैं और इसको हम इजीली रिकवर कर पा रहे हैं। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके इतने छोटे साइज होने की वजह से और अच्छी रिकवरी मतलब कब होगी, जब ये बहुत अबंडेंट होगा। इवन ये साइड वॉल से भी मिल जाता है। और शॉर्ट स्ट्रेटिग्राफिक रेंज है, कैल्केरियस जो माइक्रोफोन फॉसिल्स हैं, इसलिए एक रिलायबल टूल बन गया किसके लिए, डेटिंग के लिए, इन बोथ मीजोजोइक एंड सीनोजोइक सेडिमेंट्स। आई होप आप मेरी बात समझ रहे हो। ये हमने इसका एक ओवरव्यू स्ट्रक्चर को और इवन इसकी जो इमेजिन करने की भी कोशिश करी है, और साथ में जो इसकी मेजर प्रॉपर्टीज हैं उसको समझने की कोशिश करी है। बायोलॉजी ऑफ कोकोलिथोफोर की, ठीक है। बायोलॉजी में क्या देगा, उसके सेल का स्ट्रक्चर, सेल के अंदर कैसी कैसी ऑर्गेनेलिज है, उन ऑर्गेनेलिज का फंक्शन क्या है, कौन से सेल क्या सिक्रेट करती हैं, उसकी लाइफ के क्या क्या फेजेस हैं। बायोलॉजी में बेसिकली यही सब होता है ना। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम को पहले देख चुके हैं, लेकिन फिर से देख लेते हैं। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर एनवलप है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जिसके अंदर हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, कोकोलिथ, कोकोलिथ रूम मतलब कि जहाँ पे कोकोलिथ बनता होगा, रेटिकुलर बॉडी जिसके अंदर कुछ पैरेलल से स्ट्रैंड्स नजर आ रहे हैं। तो ये हमने इसको देख लिया। और बाहर से ये क्या है हमारे पास, एक ये फ्लैजिला है, ये कोकोलिथ है, ये सेल का कवर है, ठीक है। सो नाउ लेट्स बिगिन द बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में सबसे पहले आ गया जो इसकी शेप है वो स्फेरिकल या फिर ओवल शेप है। हम सेल की शेप अभी देखिए ना, एंड जिसके अंदर न्यूक्लियस है, गोल्जी एपरेटस है, गोल्डन ब्राउन क्रोमेटोफोर्स होते हैं, विप लाइक ऑर्गेनिक फ्लैजिला होता है, फ्लैजिला का मूवमेंट होता है, फ्लैजिला का फंक्शन होता है मूवमेंट कराना। दूसरा ये होता है इसके अंदर हेप्टोनीमा जो कि मूवमेंट ही कराता है। क्लोरोप्लास्ट होता है जिसके अंदर क्लोरोफिल है, क्या करता है क्लोरोफिल, फोटोसिंथेसिस करवाता है। फोटोसिंथेसिस करवाता है इसका मतलब ये हम कह चुके हैं ये ऑटोट्रोफ्स हैं। अब जो कोकोलिथ हैं वो कहाँ बनती हैं, वो सेलुलर वेसिकल्स के अंदर बनती हैं। अब वेसिकल्स कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स
उनको वेसिकल्स बोल देते हैं। वहाँ पे हमारे पास कोकोलिथ बनते हैं। जो कोकोलिथ होते हैं वो ट्रांसपोर्ट कर दी जाते हैं सेल के सरफेस के टुवर्ड्स, वहाँ पे वो उसको, अब इसका फंक्शन पढ़ेंगे बेसिकली। साथ में एक रेटिकुलर बॉडी होती है जिसके अंदर सब पैरेलल स्ट्रैंड्स होते हैं। गोल्जी बॉडी और न्यूक्लियस भी इसकी हेल्प करते हैं कोकोलिथ की फॉर्मेशन में। इजी है, ये हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अब जो कोकोलिथ बना रहे हैं इसका फंक्शन क्या है, इसके 3 मेजर फंक्शन देखने को मिले हैं। पहला, प्रोटेक्शन करता है। ये किससे प्रोटेक्शन? डैमेज होने से बचाता है, प्रेडेशन से बचाता है। प्रेडेशन मतलब कि बाहर से कुछ को उसको कोई खाना ले, है ना, कोई प्रेडेटर जो होता है। रेगुलेशन करता है, वो कितनी लाइट आने देनी है अंदर, लाइट कंट्रोल करता है बेसिकली। और साथ में फ्लोटेशन रखता है, मतलब बुयंसी प्रोवाइड करता है ताकि वो डूब न जाए, ठीक है, उसको तैरने में कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक एग्जांपल है हमारे पास कोकोलिथस पेलाजिकस, जो कि लिविंग कोकोलिथोफोर है। अब इसके अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिली है कि कोकोलिथोफोर की जो साइकिल है इसके अंदर 2 फेज देखने को मिले। कौन से 2 फेज? एक मोटाइल फेज, एक नॉन मोटाइल फेज। हालांकि इन अर्लियर टाइम ये समझा जाता था कि जो मोटाइल फेज है वो अलग तरह के कोकोलिथोफोर है, जो नॉन मोटाइल है वो अलग तरह के हैं। हालांकि ये एक ही लाइफ के अंदर आते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दोनों फेज देखने को मिलते हैं। जो मोटाइल फेज है वो नेक्ड भी हो सकता है और यहाँ पे कोकोलिथ हो भी सकता है, एज कम्पेयर टू जो नॉन मोटाइल फेज है उसके अंदर कोकोलिथ पक्का होता है, ठीक है। तो जो हमारे पास 2 फेजेस के अंदर होते हैं। अब ये हमने कहा है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसका मतलब ये फूड चेन का पार्ट है। यहीं से हमारी फूड चेन, मरीन फूड चेन ये स्टार्ट करते हैं। और इनको खाता कौन है? हर्बीवोरस बैक्टीरिया खाते हैं इनको। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्यूजन से होती है, जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म ब्रेक कर जाता है, जो उसके मतलब 2 पार्ट्स में ब्रेक कर जाता है, वही उसको ग्रो कर जाते हैं आगे। एंड रीजनरेशन में भी अगर कोई पार्ट उसका टूट जाता है तो वो रीजनरेट कर जाता है, जैसे छिपकली के अंदर भी ना। लेकिन छिपकली में जो उसकी पूंछ है सिर्फ वही दोबारा आती है। रीजनरेशन में क्या होता है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म ही कंप्लीट बन जाता है। जैसे अगर रीजनरेशन की मैं आपको छिपकली से एग्जांपल दूं, तो छिपकली जब मर जाती है, जब छिपकली की पूंछ कटती है तो पूंछ से अगर दोबारा ऑर्गेनिज्म बन रहा है कंप्लीट, तो वो रीजनरेशन की एग्जांपल मानी जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके इसमें, हालांकि छिपकली के अंदर ऐसा नहीं होता, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल देने के लिए मैंने आपको कहा है। तो ये इसके, तो कोकोलिथ की बेसिकली 2 टाइप्स हैं, तो होलो कोकोलिथ, एक हेटेरो कोकोलिथ। अब होलो मतलब क्या हो गया? सेम। हेटेरो मतलब डिफरेंट, है ना। तो होलो के अंदर क्या हो जाएगा, नाम से ही पता लग रहा है, सेम से ना। तो मेड अप ऑफ बहुत सारे माइन्यूट क्रिस्टल से बने होते हैं ये, जो कि सारे रोम्बोहेड्रल या फिर हेक्सागोनल क्रिस्टल के बने होते हैं। साइज शेप भी क्या होता है उनका? सिमिलर होता है, सेम होता है। लेकिन दूसरी तरफ जो हेटेरो कोकोलिथ है उनकी वही शेप साइज में वेरिएबल होगा। अभी आपको ये बताना है कि इन दोनों में स्टेबल कौन होना चाहिए, होलो वाले, हेटेरो वाले, ठीक है। अगर ज्यादा वेरिएशंस होंगी तो ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली जो हेटेरो कोकोलिथ हैं वो ज्यादा रिजिड होते हैं होलो से, और जो होलो होते हैं वो इजीली डिस्टिंक्ट कर जाते हैं हम लोग पोस्ट मॉडर्न सिंकिंग ऑफ द सी फ्लोर। अब बात करते हैं कि जो हेटेरो कोकोलिथ है वो अपने अंदर क्या कर लेते हैं, प्लेट्स बना लेते हैं या रोड्स। बेसिकली जो हेटेरो कोकोलिथ हैं, अगर उनका ओवरऑल हम लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो वो प्लेट्स का बना होता है। इसके अंदर बहुत सारी प्लेट्स, रोड्स, ग्रेन्स, मतलब जो इनकी स्ट्रक्चर है जिससे ये बना हुआ है वो एक वेरिएशंस में है। हमें प्लेट भी देखने को मिल रही है, रोड्स भी हैं, ग्रेन्स भी हैं, इस तरीके से। लेकिन जो होलो है उसके अंदर क्या होगा, जो उसके क्रिस्टल्स हैं वो सिमिलर साइज के होंगे, सिमिलर शेप के होंगे। और जो हमारी इनकी शील्डिंग होती है, शील्डिंग माने कवरिंग, वो रेडियल प्लेट्स होती हैं। मैं आपको डायग्राम में दिखाऊंगा इसको। जो शील्डिंग होती है वो, मान लो ये हमारे पास क्या है, इसकी शील्डिंग है, उसके अंदर हमारे पास रेडियल प्लेट्स देखने को मिलती हैं, ऐसे करके कुछ प्लेट्स होंगी। सेंटर है वो एम्प्टी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। कई बार क्या होता है, इसके अंदर क्रॉस बार्स होते हैं, ये हम डायग्रामेटिकली समझ लेंगे। एंड जो मिनरोलॉजिकली बात करें हम लोग, तो कोकोलिथ जो है वो मेनली किसके बने होते हैं, कैल्साइट के बने होते हैं। तो कैल्साइट हमें पता है ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू एरागोनाइट। हाँ, एरागोनाइट भी होता है, ये एरागोनाइट से भी बने होते हैं, बट एरागोनाइट एज ए फॉसिल हमको नहीं मिलता, बिकॉज
ये अनस्टेबल होती हैं ड्यू टू अनस्टेबिलिटी। सो और हम अगर इसका बेसिक चीज़ समझ चुके हैं, नाउ जो उसकी क्लासिफिकेशन की गई है वो किसके बेसिस पे हम देख चुके हैं, मोर्फोलॉजी के बेसिस पे, अरेंजमेंट ऑफ कोकोलिथ ऑन द सेल्स, शेप ऑफ द सेल, इसके बेसिस पे इसकी क्लासिफिकेशन करी गई है। अभी हम डायग्राम समझ लेते हैं इसके एक बारी। ये हमारे पास सी डायग्राम है, जो इसको देखो, जो जो उसका सेंट्रल देखो, इसके अंदर क्या है, क्रॉस बार्स हैं, ठीक है, लिखा है बार, जिसका सेंटर हो गया वो बाहर से हो सकती है, जो उसका बाउंड्री है फिर शील्डिंग है वो इसके अंदर क्या है हमारे पास, रेडियल ऐसे लाइनिंग है। तो इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है। ओके, नाउ जो नैनोफॉसिल हमारा डिस्कोस्टर, जो इसकी सेकंड टाइप थी नैनोप्लैंक्टन की, सेकंड टाइप है डिस्कोस्टर, वो हमारा स्टार शेप या फिर रोजेट शेप होता है, और ये एक्सटिंक्ट हो गए थे प्लियो क्वाटनरी बाउंड्री के आसपास। और एग्जैक्ट मैकेनिज्म इनका कैल्सिफिकेशन का पता नहीं है, बस ये मानते हैं कुछ साइंटिस्ट के, जो इनका सेल है, ये अपने सेल के अंदर जो डिस्कोस्टर होता है वो क्या करता है, अपने बाहर सेल के अराउंड वो कैल्सिफिकेशन कर लेता है। अब मतलब बाहर कैल्शियम के कुछ क्रिस्टल्स प्रोड्यूस कर लेता है, जिससे उसकी कैल्सिफिकेशन हो जाती है। तो वो देखो टेबुलर कैल्साइट सिक्रेट करता है। लेकिन जो हमारा कोकोलिथ था उसमें हमें पढ़ा है कि अभी रोम्बोहेड्रल या फिर हेक्सागोनल क्रिस्टल्स होते हैं, ये हम समझ चुके हैं इसके अंदर। उसके अंदर क्या था, इसमें जो है वो कैल्सिफिकेशन हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो टेबुलर है, लेकिन उसके अंदर भी कैल्शियम था, कैल्साइट ही था, लेकिन हेक्सागोनल या फिर रोम्बोहेड्रल की शेप में था कोकोलिथ के अंदर। और डिस्कोस्टर जो होते हैं वो डिस्कोस्टर मोर रेजिस्टेंट होते हैं डिसोल्यूशन से, ठीक है, इनकी कुछ अपनी रोबस्ट कंस्ट्रक्शन की वजह से। तो इकोलॉजी, अगर हम लोग कोकोलिथोफोर्स की इकोलॉजी की बात करें तो मेनली मोस्टली मतलब कि कहाँ, ये मरीन वाटर के अंदर है, फ्रेश वाटर में भी है और ब्रैकिश वाटर में भी है। अब यार ये कुछ समझ नहीं आया कि ब्रैकिश वाटर क्या होता है, हमेशा कंफ्यूजन रहती है ना, इसको हम समझ लेते हैं थोड़ा सा आसान भाषा में। तो इसमें क्या है कि हमारे पास अगर 0 पार्ट्स पर 1000 अगर कंसंट्रेशन हो वाटर के अंदर, तो क्या होगा, फ्रेश वाटर माना जाएगा वो, सॉल्ट की, ठीक है, कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्ट की। अगर 0.5 पार्ट्स पर 1000 होगा तो ब्रैकिश वाटर होगा वो। 30 पार्ट्स पर 1000 होगा तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन तो सलाइन होगा। अगर हाईली मतलब हो जाएगा 50 प्लस पार्ट्स पर 1000 हो जाएगा तो वो ब्राइन हो जाएगा। तो ब्राइन, सलाइन, ब्रैकिश, फ्रेश। तो ब्रैकिश क्या होता है, इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन होती है, मतलब नमकीन है भी और नहीं भी, थोड़ा बहुत इंटरमीडिएट कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू सलाइन, ठीक है। तो फ्रेश वाटर में हमारे पास लेक्स, पॉन्ड्स, ये सब आ जाते हैं। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। एंड ये मतलब कि कितनी इसकी सैलिनिटी, जो एग्जांपल हमारे पास है मिलेना हक्सले की, कितना टॉलरेट कर सकते हैं, ये 45 से 15% की रेंज में ये टॉलरेट कर सकता है। तो आगे हमने एग्जांपल देखी थी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। और अगर हम इसके वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कहाँ पे है, फोटिक जोन के अंदर। फोटिक जोन हमने डायग्राम में भी देखा था अभी कि 200 मीटर की जो मैक्सिमम जो वाटर की अपर मोस्ट 200 मीटर है, वहाँ पे हमें देखने को मिलेगा ये। नाउ जो हमारे पास है बोथ द मॉडर्न एंड फॉसिल कैल्केरियस नैनोप्लैंक्टन जो है वो हाईली डाइवर्सिटी कहाँ पे हुए, मतलब अगर ये जहाँ पे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड है वहीं पे तो इनकी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी ना, मतलब लो लैटिट्यूड के अंदर। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ये लो लैटिट्यूड के अंदर इनकी वाइड स्प्रेड ज़्यादा हुआ होगा, क्योंकि ये ज़्यादा उस टाइम पे वहीं पे रिस्ट्रिक्टेड थे। मैं ये नहीं कह रहा कि हाई लैटिट्यूड में नहीं थे, हाई में भी थे, लेकिन ज़्यादा कहाँ थे, लो में थे। और लो मतलब कि ट्रॉपिकल रीजन या फिर कहें सब ट्रॉपिकल रीजन, वहाँ पे क्या वार्म कंडीशंस थी, ऑब्वियसली वार्म कंडीशन है क्योंकि सबसे ज़्यादा सनलाइट जो है वो डायरेक्टली वहीं पे इम्पार्ट करती है। अगर वहाँ सनलाइट ज़्यादा है इसका मतलब उसको वार्म कंडीशंस चाहिए उसको ग्रो करने के लिए। जैसे मेरे को एग्जांपल दी गई है कि जैसे डिस्कोस्टर है वो रिस्ट्रिक्टेड ही कहाँ पे है, ट्रॉपिकल टू सब ट्रॉपिकल के अंदर। तो इनकी अबंडेंस हमको इंडिकेशन कैसे पता लगेगा कि ये अगर हमें मिलते हैं तो वार्म कंडीशन से ही इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पे मिलने के इनके चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। और अगर हम ई हक्सले की बात करें कि इनको ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना चाहिए, तो 18 से 24 डिग्री के आसपास इसकी अच्छी, इसको लैब में ग्रो करके देखा हुआ है, ठीक है। और ये कुछ हमें
स्पेसिफिक एग्जांपल दी गई हैं, ट्रॉपिकल से अबव, सब ट्रॉपिकल, ट्रांजिशन, सब आर्कटिक, ठीक है। यहाँ पे कुछ हम एक एक एग्जांपल भी इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं इसकी जियोलॉजिक हिस्ट्री को। हम पहले भी समझ चुके हैं इस बात को कि मेनली ये लेट ट्राइसिक के अंदर ओरिजिनेट हुए थे, फिर बुरे तरीके से मतलब फैल गए थे। कहाँ पे? जुरासिक के अंदर। जुरासिक के अंदर बहुत ज़्यादा अबंडेंस थी, आगे मतलब जुरासिक क्रिटेशियस के अंदर भी थी। और सेकंड इनकी कहाँ हुए थे दोबारा ओरिजिनेट? ये अर्ली पेलियोजीन के अंदर। तो दो मेजर हमारे पास इसके इवेंट हो गए हैं मेसोजोइक के अंदर, जिन्होंने, अब अगर इनकी अबंडेंस ज़्यादा है और इनका हमको पता है कि ये जो इनके क्रिस्टल्स होते हैं वो कैल्साइट के होते हैं, इसका मतलब कैलकेरियस नैनो फॉसिल्स कह सकते हैं हम लोग, है ना। तो इस तरह के फॉसिल्स हमको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इन्होंने उस टाइम पे मेसोजोइक टाइम की कैलकेरियस नैनो फॉसिल्स की जो हमारे पास रॉक्स थी, रॉक बिल्डिंग कंपोनेंट इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, बहुत ज़्यादा इन्होंने रॉक बनाई है। कब? मेसोजोइक के अंदर, ठीक है। तो ये बात हम इजीली समझ सकते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन। और साथ में लेट क्रिटेशियस की जब बात करते हैं तो वहाँ पे भी कार्बोनेट प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा। किसकी वजह से? प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म। ये नैनो प्लैंक्टन ही तो हैं, जो कोकोलिथोफोर से नैनो प्लैंक्टन ही तो हैं। तो ये क्या हो गया हमारे पास, इन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। और वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ की? चौकी सेगमेंट्स की, ऑल ओवर द ग्लोब। सो ये थे हमारे पास एक डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट द कोकोलिथोफोर्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, जितना मैंने अपनी तरफ से बेस्ट दिया है। सो इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू शेयर and subscribe